माय नेम इज गुरफ्शा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 4 की होने वाली है। और सेमेस्टर 4 की जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन इन इंडिया, इस वाली एजुकेशन का आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद आंसर। यानी जितने भी हमारे पिछली बार पूछे गए हैं या पिछले सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं, उन सभी को देखेंगे विद आंसर। अगर आपके पास ये एजुकेशन है, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए फिर आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो मेरी या फिर सर की, आप उन सभी वीडियोस को देख पाएं और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएं। चलिए फिर बिना देरी करे चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जो चैप्टर नंबर 1 है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है NEP 1968, NEP 1986 और NEP 2020 के निर्माण के पीछे प्रमुख वास्तुकार कौन थे। यानी जो हमारी NEP 1968 बनी थी और 1986 बनी थी और 2020 बनी थी, इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे वो कौन थे, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि ये जो NEP है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चरण थे, क्या क्या चीजों को रखा गया था। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आप इसकी शुरुआत कैसे लिख सकते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो में आप लिख सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का विकास 3 प्रमुख चरणों से गुजरा है। NEP 1968, NEP 1986 और NEP 2020। यानी हम ये कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP जो है इसका जो विकास क्रम है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। यानी पहला चरण 1968 और दूसरा चरण 1986 और तीसरा चरण 2020। इन नीतियों के निर्माण में विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों और समितियों ने योगदान दिया, जिनके प्रयासों से भारतीय शिक्षा प्रणाली में नए सिरे से परिभाषित किया। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने या एक समुदाय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, नहीं, इसमें कई समितियों ने एक योगदान दिया, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया था। अब हम देखेंगे पहले NEP 1968 की, यानी 1968 की जो NEP बनी थी उसमें क्या क्या था, उसमें किन किन लोगों का योगदान था, किस तरह से इसे बनाया गया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का निर्माण एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का पहला बड़ा प्रयास था। यानी जो NEP है 1968 की वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि ये पहली भारतीय शिक्षा प्रणाली थी जिसने भारतीय शिक्षा पर एक जोर दिया, उसे बदलने का प्रयास किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों और असमानताओं को दूर करना था। यानी ये जो थी पहली जो हमारी NEP थी उसमें मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि सभी को शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उनको कम करना है और जो शिक्षा में असमानता है उनको दूर करना है। NEP 1968 की सिफारिश कोटारी आयोग 1948 से 66 में रिपोर्ट पर आधारित थी। यानी जो NEP 1968 है उसकी जो सिफारिश थी वो कोटा आयोग द्वारा दी गई थी। ठीक है, डॉक्टर DS कोटारी जो इस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष भी थे, कोटारी आयोग के प्रमुख थे। यानी जो ये कोटारी जी थे ये भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान है ISRO इसके अध्यक्ष थे और जो कोटारी आयोग बना था उसके भी प्रमुख थे। आयोग ने शिक्षा को एक व्यापक और न्यायसंगत दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया। यानी इस आयोग ने कहा कि हमें शिक्षा पर एक नया दृष्टिकोण लाना चाहिए, एक नई नजरिए से हमें शिक्षा को देखनी चाहिए और इसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारे NEP आई है 1986 में। अब हम 1986 की NEP को देखते हैं। चलिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी NEP, वो भी भारतीय शिक्षा में एक सुधार के रूप में महत्वपूर्ण कदम था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। यानी उसमें जो था वो शिक्षा को इक्वल करना था, शिक्षा को इक्वल करना था, जो भेदभाव थे उनको दूर करना था, और इसमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारना था, ताकि जो शिक्षा है उसको अच्छा बनाया जा सके, और इसे अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाना था, और इसे अधिक समावेशी यानी सभी के लिए और न्याय संगत बनाना था। राजीव गांधी सरकार के दौरान इस नीति को मंजूरी दी गई थी, और इसका प्रारूप तैयार करने में प्रो यशपाल और अन्य प्रमुख शिक्षावादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये जो हमारी एनईपी थी, ये राजीव गांधी के टाइम पे आई थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी, और इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने भी भूमिका निभाई थी। नीति ने विशेष रूप से अनुसूचित की शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। यानी जो ये नीति थी, इसने जो अनुसूचित लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति होती है, उनकी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया, और जो रोजगारमुखी यानी ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो रोजगार हासिल करें और वो अपनी आगे जिंदगी में सफल हो पाए, ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं, इसको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाना स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे एनईपी 2020 यानी 2020 की जो एनईपी थी उसको। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को 3 दशकों के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया। यानी 3 दशकों के बाद ये लाया गया था, ठीक है। और ये जो एनईपी लाई गई थी, ये भी सुधार के लिए लाई गई थी, ताकि जो भारतीय शिक्षा नीति है उसमें सुधार लाया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना था। यानी 21वीं सदी के हिसाब से जो चेंजेस होने चाहिए शिक्षा नीति में, वो लाना था। एनईपी 2020 के निर्माण में डॉक्टर के सतूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी ये जो समिति बनाई गई थी वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष में बनाई गई थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, इन्हीं इस समिति का नेतृत्व किया, और इन्हीं ने इस समिति का नेतृत्व भी किया था। इस नीति में प्रारंभिक बच्चों की देखभाल और शिक्षा, बहुभाषीय शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी ये जो नीति थी 2020 की, उसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और जो बहुभाषीय शिक्षा होती है, यानी नई नई लैंग्वेजों की शिक्षा, और जो डिजिटल शिक्षा होती है जैसे कि ऑनलाइन वगैरह, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ये डिजिटल वे ही है, तो इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलना, ओके। चाहे 2 लाइन का, 4 लाइन का, 6 लाइन का, जितना भी आप लिख पाओ, पर लिखना जरूर, ओके। चलिए अब देख लेते हैं आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इन तीनों नीतियों के निर्माण में विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों और समितियों ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हमने अभी ऊपर ही देखा कि विभिन्न समितियों ने, विभिन्न नीतियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विभिन्न व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनईपी और इसका आयोग एनईपी 1986 के लिए प्रो यशपाल और अन्य शिक्षाविदों, और एनईपी 2020 के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और उनकी समितियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नए सिरे से परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी ये इन सभी व्यक्तियों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय शिक्षा नीति को आगे दिशा देने के लिए। इस नीति ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किए, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों नीतियां आई थी, इन्होंने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किए थे, बल्कि जो समाज में वर्ग होते हैं, यानी जो ऊंची जाति के वर्ग, नीची जाति के वर्ग, जिस तरह से हमारा समाज बटा हुआ है, उसमें शिक्षा को समावेशी और न्याय संगत बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समावेशी का अर्थ होता है सभी के लिए समान शिक्षा, और न्याय का अर्थ होता है सभी के लिए न्याय संगत शिक्षा होना, सभी के साथ न्याय के साथ शिक्षा होना, किसी के साथ भेदभाव ना होना, वही न्याय संगत शिक्षा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 1968 के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे। यानी हमें अब बताना है
जो हमारी NEP आई थी 1968 की, उसके जो प्राथमिक उद्देश्य थे वो किस लिए लाई गई थी वो बताना है। अब इसके 1958 के प्राथमिक उद्देश्यों की भूमिका आप इस तरह से लिख सकते हैं। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1968 भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि ये जो नीति आई थी ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में पुनर्गठन और सुधार के लिए लाई गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना और इसमें सुलभ, समान और गुणात्मक बनाना था। यानी ये जो नीति आई थी ये सभी वर्गों के लिए थी कि हाँ, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, समान होनी चाहिए और जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। NEP 1968 के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे। ये आप भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब इसका जो पहला उद्देश्य था वो था समान शिक्षा का अवसर, यानी सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं। NEP 1968 का पहला और मुख्य उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना था। इसका मतलब था कि समाज के सभी वर्ग, विशेषकर वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यानी इसका जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य था वो था सभी वर्गों को समान शिक्षा देना और सभी वर्गों की समान पहुंच होना, चाहे वो वंचित वर्ग हो या फिर हाशिया वंश के हो, सभी को समान अवसर प्रदान करना और सभी को गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा देना। यह समान अवसर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये जो समान अवसर की सोच थी ये समाज में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विषमताएं हैं उनको दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ये जो लाया गया था ये शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए भी लाया गया था। नीति का दूसरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना था। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार शामिल था। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। यानी ये जो नीति थी इसमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर सुधार करने की बात की गई। जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता होती है उसको सुधार करने की बात की, और जो शिक्षक होता है यानी टीचर होता है उसको भी विशेष शिक्षा दी गई ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाए, क्योंकि किसी भी टीचर को अच्छे से पढ़ाने के लिए उसे भी तो पहले ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसीलिए इन्होंने शिक्षा में जो प्रशिक्षण होता है यानी जो टीचर होता है उसकी ट्रेनिंग पर भी जोर दिया इस नीति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा इसका उद्देश्य देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर। NEP 1968 ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया। इसका उद्देश्य था कि छात्रों को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी कौशल में दक्ष बनाया जाए ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो सकें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें। यानी इस नीति के अंतर्गत जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, उसको भी सुधार किया गया ताकि जो बच्चे हैं वो इन दोनों ही तकनीकी में, विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में दक्ष हो सकें, यानी अच्छे हो सकें और जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उस पर खरे उतर सकें और जो विश्व के सामने हमारे देश की छवि है वो और ज्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समावेश, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना और सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देना। नीति का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देना था। शिक्षा को एक ऐसे माध्यम बनाने पर जोर दिया गया जिससे विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग एकजुट हो सकें और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सके। यानी शिक्षा को एक ऐसे ही माध्यम के रूप में बढ़ाया गया ताकि पूरी संस्कृति या फिर ये कहें पूरे देश के जो लोग हैं वो एकजुट हो सके और जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। NEP 1968 ने नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा न केवल व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करे बल्कि छात्रों को नैतिक, सामाजिक जिम्मेदारियों और सहिष्णुता जैसे गुणों को भी विकास करे। यानी ये जो नीति थी इसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि ये बच्चों को सिर्फ तकनीकी और जो हमारे व्यवसायी होते हैं यही कौशल प्रदान करे, नहीं, बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, उन्हें नैतिकता, सामाजिक, इन सभी के बारे में भी जानकारी दे ताकि वो नैतिक बने, सामाजिक बने और जो उनका व्यवहार है वो एक मानव व्यवहार रहे। ठीक है, इस बात पर भी जोर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। इसका मतलब था कि हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाई, शिक्षकों को भर्ती करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने जैसे उपायों का प्रयास किया गया। यानी देखिए, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का मतलब है जो हमारी बुनियादी शिक्षा होती है, जो हमारी ऐसी शिक्षा जो सभी को मिल पाए, प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। और चाहे वो किसी भी समाज से रिलेटेड हो, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अपनाया गया और इसी चीज को पूरा करने के लिए स्कूलों की संख्या में वृद्धि की गई, टीचरों को भर्ती किया गया ताकि इस चीज को प्राप्त किया जा सके और जो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का विकेंद्रीकरण। एनईपी 1968 ने शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसका मतलब था कि शिक्षा की योजना और प्रबंधनों को स्थानीय स्तर पर केंद्रित किया जाए ताकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं और समस्याओं को प्रभावी समाधान किया जा सके। यानी जो शिक्षा के मुद्दे हैं उन्हें विकेंद्रीकृत किया गया कि वो जल्दी से सॉल्यूशन निकाल पाए और जो समस्या है उसका समाधान मिल पाए और जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जा सके बिना देरी किए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षणिक समाधानों का सुधार। नीति ने शिक्षण समाधानों में सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इसका उद्देश्य था कि स्कूलों में पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके। यानी जो स्कूल्स वगैरह हैं उनमें जो शैक्षणिक उपकरण होते हैं वो उपलब्ध कराएं ताकि उनके जो अनुभव है वो अच्छे हो पाए और वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। एनईपी 1968 ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य था कि छात्रों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वह स्वावलंबी बन सकें और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। यानी इसका उद्देश्य ये भी था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो दी जाए ताकि वो स्वयं व्यापार कर पाए, आगे बढ़ पाए, अपने रोजगार को बढ़ा पाए। इसीलिए जो व्यावसायिक शिक्षा है वो भी दी गई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च शिक्षा का विस्तार। नीति ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने की भी योजना बनाई। इसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि वह अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यानी जो हमारी उच्च शिक्षा होती है, 12th के बाद की जो शिक्षा होती है, जो उच्च शिक्षा होती है, उसको बढ़ाने के लिए जो उसके केंद्र होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई ताकि सभी बच्चों को उच्च शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। ठीक है, इन उद्देश्यों के माध्यम से एनईपी 1968 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक और समावेशी सुधार का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी हम इन्हीं सभी मुद्दों के आधार पर कह सकते हैं जो एनईपी है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारतीय शिक्षा प्रणाली में, या फिर ये कहें भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारने में। ठीक है, जो आने वाले दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का आधार है। और जो आने वाले दशक हैं इसकी वजह से जो चेंजेस हुए हैं आने वाले दशकों में वो इसका आधार बने, क्योंकि इसी की वजह से जो चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जरूर आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनईपी 1968 ने भारत में शिक्षा की संरचना को कैसे प्रभावित किया। अब 1968 की जो एनईपी थी इसने भारत की जो शिक्षा संरचना थी उसको किस तरह से प्रभावित किया, अब हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसने प्रभावित किया। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1968 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसके कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम ऊपर ही देख सकते हैं इसने किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डाले, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य एक समग्र और सुसंगत शिक्षा प्रणाली विकसित करना था जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि सुसंगत जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यवस्थित हो पाए और जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं उनको पूरी कर पाए। आइए देखते हैं कि ये एनईपी 1968 ने भारत की शिक्षा संरचना को कैसे प्रभावित किया। अब हम देखेंगे कि इसने किस तरह से इसे प्रभावित किया भारत की शिक्षा प्रणाली को। ठीक है, पहला आप इसमें लिख सकते हैं, जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो है
समान और सामग्री शिक्षा का लक्ष्य। किस तरह से देखते हैं, एनईपी 1968 ने शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता में सामान्यता लाने पर जोर दिया। इसका मतलब था कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। इस पहल ने शिक्षा प्रणाली में अधिक समावेशी और समानता की नींव रखी। यानी इसके अंतर्गत जो सामाजिक पृष्ठभूमि है या फिर समाज के अंदर जितने भी भेदभाव हैं उनको दूर करके सभी को एक समान स्तर पर लाया गया, सभी को समान शिक्षा देने की बात की गई थी, जिसकी वजह से ये जो समानता है, जो हमारी आर्थिक या फिर किसी भी आधार पर जो भेदभाव है वो कम हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा पर जोर। नीति ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है उसको अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया कि हाँ ये तो आपको लेनी ही है, चाहे ये तो आपको अपने बच्चों को देनी ही है, यानी किसी भी हाल में प्राथमिक शिक्षा देनी ही चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। यानी इसका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक हर किसी बच्चे को कम से कम, हम ये नहीं कह रहे कि हायर एजुकेशन दो, पर जो प्राथमिक शिक्षा है एटलीस्ट वो तो दो। तो इसका उद्देश्य यही था कि प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य था। इसके प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई और इसने इसके पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाया। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की, और जो पाठ्यक्रम होते हैं यानी पाठ्यक्रम जो पुस्तक वगैरह होती हैं उनको अधिक प्रभावी बनाया, उनको ज्यादा इंटरेस्टेड बनाया ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें और पढ़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं माध्यमिक और उच्च शिक्षा का पुनर्गठन। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की पहल की गई। माध्यमिक शिक्षा में नए विद्यार्थियों और पाठ्यक्रम को जोड़ा गया ताकि छात्रों को अधिक विधि और व्यवहारिक शिक्षा मिल सके। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। यानी हम इसमें कह सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा होती है और जो उच्च शिक्षा होती है उन दोनों में ही सुधार भी अपनाया गया ताकि जो बच्चे हैं उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। नीति ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए और शिक्षा को व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई और उद्योगों के साथ समन्वय में सुधार हुआ। यानी जैसे जैसे हमने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी सुधार किया तो उसकी वजह से जो हमारे उद्योग वगैरह हैं उनमें भी हम सुधार देख सकते हैं, उनमें भी वृद्धि हुई, क्योंकि जैसे जैसे हमने व्यावसायिक और तकनीकी में सुधार किया उसी तरीके से जब लोग सीखते गए तो हमारी जो तकनीकी व्यापार था उसमें भी सुधार आया। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं भाषाई नीति। भाषाई नीति में किस तरह से देखते हैं, एनईपी 1968 ने त्रिभाषाई सूत्र को अपनाने की सिफारिश की, जिससे छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं। यानी देखिए 1968 में त्रिभाषाई जो सूत्र है उसको अपनाया गया है, जिसमें जो छात्र है वो अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक और लैंग्वेज सीखता है। जैसे कि आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, हिंदी इंग्लिश के साथ में संस्कृत दे दी जाती है, उर्दू दे दी जाती है बच्चों को, पंजाबी दे दी जाती है। तो वो क्या है, वो एक तरह से एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भाषा पढ़ाई जाती है, जो कि हमारी 1968 के अंतर्गत त्रिभाषीय सूत्र के अंतर्गत रखा गया था। यह नीति देश की सांस्कृतिक विविधता को समन्वय करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए थी। यानी ये जो नीति थी ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं शिक्षक, शिक्षा और प्रशिक्षण किस तरह से, चलिए देखते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। नीति ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना और मजबूत संस्थाओं के उन्नयन की सिफारिश की। इससे शिक्षकों के पेशेवर योग्यता और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार हुआ। यानी जो शिक्षक होता है उसकी जो प्रशिक्षण है उस पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि शिक्षक को भी तो पहले बताना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब कोई भी बच्चा या फिर ये कहें कोई भी इंसान तो नहीं पढ़ा सकता, हर कोई एक ही चीज में परफेक्ट नहीं होता, ना ही हर कोई अपनी बातों को समझा पाता है। तो किस तरह से स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए इस चीज पर भी, उनके प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया और नई नई संस्थाएं भी खोली गई इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें
शैक्षिक अनुसंधान और विकास किस तरह से, चलिए देख। नीति ने शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के आवंटन की भी सिफारिश की। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नए तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना और उन्हें लागू करना था। यानी शिक्षक अनुसंधान के विकास में नए नए तरीकों और नई नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना था कि किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से नई नई चीजों को अपनाया जाए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नियोजन और प्रबंधन। NEP 1968 ने शिक्षा प्रणाली के नियोजन और प्रबंधन में सुधार की भी सिफारिश की। इसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समन्वय और नियंत्रण में सुधार करना था ताकि शिक्षा प्रणाली अधिक कुशल और प्रभावी हो सके। यानी जो नियोजन है और उसको प्रबंधन है उसको सुधार करने पर भी इसने जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय और नीति क्षेत्र की भागीदारी। नीति ने समुदाय और नीति क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक नीति साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए और सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जाए। यानी जो हमारी सामुदायिक और निजी जो क्षेत्र हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया ताकि जो शिक्षा है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके, उसे अच्छे लेवल पर लेकर जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन। नीति ने शिक्षा के लिए आर्थिक संसाधनों के पर्याप्त व्यवसायों पर भी बल दिया। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना था ताकि सभी सुधार और नवाचार सफलतापूर्वक लागू किए जा सके। यानी जितनी भी हमारी शिक्षा से रिलेटेड हमें चीजें या शिक्षा से रिलेटेड जो जो हमें चाहिए होता है उसको प्रबंधन करवाना, उसकी जो आर्थिक संसाधन होते हैं उनको उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया था। अब आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं NEP 1968 ने भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव को मजबूत किया और इसे अधिक समावेशी, समान, प्रागैतिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस नीति के दूरगामी प्रभावों ने आने वाले दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार और नवाचार के लिए मार्ग प्रदान किया। यानी जो NEP है इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक नींव को रखने में भारतीय शिक्षा प्रणाली का, और इसने आगे चल के और इसकी जो नीतियां बनाई गई थी उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या है। यानी अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में बताना है। चलिए 2020 की जो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था और यह 34 वर्ष बाद आई एक व्यापक शिक्षा सुधार नीति थी। और ये जो हमारी नीति थी इसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था और ये 34 वर्ष बाद आई थी। इससे पहले जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 34 वर्ष पहले आई थी। ठीक है, NEP 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना और इसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक समकालीन और समावेशी बनाना था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो 21वीं सदी के हिसाब से चेंजेस करना था हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत, क्योंकि पहले की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें जरूरतें कुछ और थी पर अब जरूरतें कुछ और है। तो जरूरतों के हिसाब से इसमें चेंजेस किया गया था कि अब हमें किस चीज की आवश्यकता है। प्रमुख जो इसका उद्देश्य था उसको देख लेते हैं। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है जो भारत की वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल सके। इसमें निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्य पर जोर दिया गया। यानी जो 2020 की शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य ये था कि विश्व स्तर पर जो भारत है उसके जो ज्ञान है उसका महत्व बढ़ जाए, उसकी जो ज्ञान शक्ति है वो बढ़ जाए। और इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, कुछ और भी अब इसमें हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या क्या रखे गए 2020 की नीति के। ठीक है, पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं समावेशन और समानता। शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशन और समानता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर खड़े समूहों के लिए। यानी इसमें समावेशन और समानता को बढ़ाया गया। जो हमारे वंचित समुदाय हैं और अन्य जो समुदाय हैं सभी के लिए समान और समावेशन की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जो विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल, ज्ञान और नैतिक मूल्यों से लैस कर सके। यानी हमें उच्च शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए कहा गया जो कि 21वीं सदी के जो विद्यार्थी हैं, जो 21वीं सदी के बच्चे हैं, यानी आज के जो बच्चे हैं
उन्हें अच्छा ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को सिखाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य था वो था आजीवन सीखने की प्रक्रिया, जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, जिससे व्यक्ति को शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा का निरंतर विकास हो सके। यानी देखिए, हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो सीखने की कला है, वो ऐसा नहीं है हम आज सीख रहे हैं कल छोड़ देंगे, नहीं, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और इस बात पर ही इसमें जोर दिया गया है, क्योंकि हम आजीवन ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है तो हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर बड़ा होता है बोलना सीखता है, चलना सीखता है, फिर खाना वगैरह, समाज में व्यवहार करना, बातचीत करना, फ्रेंड्स बनाना, पढ़ना लिखना, ये सभी तो सीखता है और ता उम्र सीखता है, पूरी लाइफ सीखता है। तो इस बात पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शिक्षकों का विकास, शिक्षकों के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता और प्रशिक्षण और संसाधनों के सुसंजित करना। यानी जो शिक्षक होते हैं उनके जो पेशेवर है, यानी टीचर जो है उनका पेशा है, यानी टीचर्स को बढ़ावा देना और उनके एक गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था देना, ताकि वो जो टीचर्स वाली लाइन है वो बढ़ सके, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो आने वाली पीढ़ी को सुधारता है, आने वाली पीढ़ी को बताता है। अगर मैं आपको अच्छी गाइडलाइंस दूंगी तो बेशक आप आगे चल के एक अच्छे इंसान बनेंगे, आगे चल के आप लाइफ में कुछ करेंगे। अगर मैं ही आपको गलत चीजें बताऊंगी, गलत चीजें आपके माइंड में भरूंगी, क्या आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे? या फिर मैं आपको धर्म के नाम पर भटकाने लगूं या फिर गलत चीजें आपसे कहने लगूं, तो बेशक आप आगे चल के एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तो टीचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको भड़काऊ चीजें सिखाएंगे तो आप भी भड़काऊ चीजें ही सीखेंगे। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अच्छी चीजें सिखाएंगे तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे। तो इसलिए टीचर की भूमिका और उसके योगदान को बढ़ाने के लिए इस नीति में प्रयास किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम इसके देखेंगे संरचनात्मक परिवर्तन कौन कौन से थे। एनआईपी 2020 ने भारत की शिक्षा संरचना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब इसने 2020 की जो एनआईपी थी, इसने भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कौन कौन सी संरचना में परिवर्तन किए उसको देखेंगे। पहला जो परिवर्तन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें स्कूली शिक्षा की नई संरचना लाई गई, यानी स्कूली शिक्षा की जो संरचना थी उसमें परिवर्तन किया गया। 10+2 की पुरानी प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 की नई संरचना अपनाई गई। यानी पहले 10+2 की संरचना थी, फिर उसे हटाकर 2020 में 5+3+3+4 की संरचना को अपनाया गया। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो है वो है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी और शिक्षा 1 से 2 शामिल होती हैं। दूसरा जो है वो है हमारा प्रिपेरिटी स्टेज, जिसमें 8 से 11 वर्ष तक के होते हैं। इसमें कक्षा 3 से 5 तक शामिल होता है। और जो हमारा तीसरा है वो है मीडियल स्टेज, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं और इसमें कक्षा 6 से 8 को शामिल किया गया। और जो हमारा चौथा स्टेज है वो है किंडरी स्टेज, जिसमें 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया और इसमें 9 से 12 कक्षा को शामिल किया गया और हमने फिर बाद में इसको अपना लिया गया। ठीक है, यानी 2020 की शिक्षा नीति के बाद। अब नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट चेंज था वो था मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के दौरान मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई। यानी इसके बाद में 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति आई थी उसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में एकल विनियमन निकाय के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की स्थापना की जाएगी। साथ ही स्नातक कार्यक्रमों की संरचना में लचीलापन लाने के लिए मल्टीपल एंट्री और इंगेज विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो हायर एजुकेशन है उसमें भी सुधार की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता सुधार। स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता दी गई, जिससे 2025 तक हर बच्चे के लिए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है और जो बुनियादी शिक्षा है उसमें सुधार की बात की गई और हर बच्चे को जो बुनियादी शिक्षा है 2025 तक हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, इस बात पर भी जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा
शुरू करने का प्रावधान किया गया है। यानी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 के बाद में, या ये कहें कक्षा 6 से जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ई लर्निंग सामग्री और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकास किया गया, जिससे तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा सके। यानी ई लर्निंग जो हमारी डिजिटल लर्निंग होती है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया, ताकि बच्चे समय के साथ साथ डिजिटल हो पाए और उन्हें पता चल पाए कि हाँ, डिजिटल लाइफ या डिजिटल चीजें किस तरह से होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहली आप लिख सकते हैं हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा। एनईपी 2020 ने हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कला, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक शिक्षा समावेश हो। यानी इसने कला, विज्ञान, खेल इन सभी को प्रोत्साहन दिया, ताकि बच्चे कला, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लचीली प्रवेश और निवासी प्रणाली। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एजेस स्ट्रीम की शुरुआत की गई है, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा यात्रा को अधिक लचीले से संबंधित कर पाए। यानी ये जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें अधिक लचीलापन लाया गया, ताकि कोई भी बच्चा बिना किसी परेशानी से अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाए, और अगर जैसे बच्चे फेल वगैरह हो जाते हैं तो वो री एग्जाम दे पाए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षक शिक्षा में सुधार। शिक्षकों को प्रशिक्षण और उनकी पेशेवर विकास के लिए नई नीतियों और कार्यक्रम लागू किए गए, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया गया। यानी जो शिक्षक होता है उसकी जो शिक्षा होती है उस पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से किसी टीचर को शिक्षित किया जाए, उसका जो पेशा है उसको विकास किया जाए, ताकि वो बच्चों को अच्छी चीजें बता पाए, बच्चों को अच्छी चीजें से अच्छी तरीके से समझा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समकालीन, समावेशी और गुणवत्ता परक बनाना है। यह नीति छात्रों को आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए व्यापक सुधार को लागू करती है। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा माहौल बनाना है जो सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और जो चुनौतियां हैं जो भविष्य में आने वाली हैं या जो भी चुनौतियां हैं उनका सुधार करना, उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए इस बात पर ध्यान देना, और जो बच्चे हैं उनको जो व्यावसायिक है और जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देना है, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, या विशेषताओं पर चर्चा करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे 2020 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं एनईपी की, उनको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई एक नीति है। यानी ये जो है ये भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार लाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसे विभिन्न स्तरों पर शिक्षा गुणवत्ता, सामग्री विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल किया गया। इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, और ये जो है इसे डिजिटल भी किया गया है, और ये जो है ये शिक्षा की गुणवत्ता, सामग्री को विकास करने में, उनमें सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता आप लिख सकते हैं प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। एनईपी 2020 में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। नीति के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की योजना है। यानी 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मजबूत आधार होना चाहिए, जिसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल शिक्षा को सशक्त किया गया, और इसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी और जो प्री स्कूल होते हैं उनको बनाया गया। नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे ग्रेड 1 में प्रवेश करने से पहले गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्राप्त कर लें, और ग्रेड 1 यानी फर्स्ट क्लास में आने से पहले ही बच्चे जो हैं वो एक प्रारंभिक जो बचपन होता है उसकी स्टार्टिंग कर दें, जो उन्हें
जो उन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि हाँ उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसीलिए आंगनवाड़ी और प्ले स्कूल जैसी संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन। चलिए इसको देख लेते हैं। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना को बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली बनाई गई। यह निम्नलिखित चरण में विभाजित है। यानी बाद में जो हमारी 2020 से पहले 10+2 की प्रणाली थी, लेकिन जब हमारी स्कूली प्रणाली आई, यानी जब हमारी 2020 की ये प्रणाली आई, तो इसको चेंज करके 10+2 को चेंज करके ये वाली प्रणाली को अपनाया गया। इसका मतलब होता है, पहले का मतलब होता है हमारा फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 5 वर्ष, ये 5 वर्ष की होती है। इसमें 3 साल की प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 से 2 तक शामिल होता है, यानी फर्स्ट से सेकेंड क्लास तक इसमें शामिल होता है। दूसरा होता है हमारा प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 वर्ष तक शामिल होता है, यानी जो हमारी कक्षा होती है वो 3 से 5 तक की होती है। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेज, वो है मिडिल स्टेज, जो भी 3 साल का होता है, और इसमें जो हमारी ग्रेड होते हैं यानी कक्षा होती है वो 6 से 8 तक की शामिल होती है। फिर आता है हमारा चौथा चरण, जिसमें सेकेंडरी स्टेज होता है, जो कि 4 साल का होता है, और इसमें 9 से 12 जो कक्षा होती है उन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुभाषी और मातृभाषा में शिक्षा। एनईपी 2020 के तहत कक्षा 5 तक और जहां तक कि संभव हो सके कक्षा 8 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इससे बच्चों को समझने और सीखने में मदद मिलेगी। यानी 2002 की जो शिक्षा नीति आई थी, इसमें कहा गया था कि कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक जो हमारी मातृभाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसमें शिक्षा दी जाए, ताकि जो बच्चों की समझने की पावर है, जो समझने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाए और वो उस चीज को समझ पाए। हम बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के उन्हें सारी चीजें चले जाएं, क्या बच्चे समझ पाएंगे? बच्चों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे समझ पाए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बात पर ध्यान देना कि बच्चे किस तरह से समझ पाएंगे, उनकी मातृभाषा या फिर जो स्थानीय भाषा है उसमें समझ पाए, तो उन्हें उसमें समझाना। क्योंकि बच्चे जब 8वीं क्लास तक आ जाते हैं ना, 8th क्लास तक आ जाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी समझ आ जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि किस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। बट उससे पहले नहीं हो पाती, वो मातृभाषा या फिर जो स्थानीय भाषा होती है उसको समझ पाते हैं। इस बात पर इसीलिए जोर दिया गया है कि उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उन्हें बताया जा सके, ताकि जो उनकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए, वो उस चीज को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामग्री मूल्यांकन। नीति में वार्षिक परीक्षण प्रणाली के बजाय सामग्री मूल्यांकन की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत छात्रों को शैक्षिक प्रदर्शन के साथ साथ उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी मूल्यांकन किया गया। यानी इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी जोर दिया गया है कि किस तरह से इनका विकास किया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जिसमें शामिल है। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा में जो जो सुधार किए गए थे उनको देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा में कौन कौन से सुधार किए गए। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं बहुविषय शिक्षा। एनईपी 2020 में बहुविषय संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है, जहां विज्ञान, कला और व्यावसायिक शिक्षा एक साथ सिखाई जा सके। यानी इसने बहुविषय को अपनाया ताकि विज्ञान, कला और जो व्यावसायिक शिक्षा है उन्हें एक साथ सिखाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों से क्रेडिट जमा करने और उन्हें ग्रेडी के लिए गिनवाने की सुविधा मिली, यानी उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए NRF की स्थापना की गई। यानी जो शोध है और जो नवाचार, नई नई चीजें हैं, उनको अपनाने के लिए NRF की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षक शिक्षा, यानी जो हमारी टीचर होते हैं उनकी जो शिक्षक होती है उस पर ध्यान दिया गया। NIP 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा में सुधार करने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी उपयोगी किया गया है। यानी अब इनके जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी गुणवत्ता को सुधारने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NIP 2020 ने स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर प्रौद्योगिकी और उपयोग को प्रोत्साहित किया है, जिसमें डिजिटल शिक्षण उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग पर बल दिया है। यानी जो
तकनीकी शिक्षा है उस पर भी जोर दिया गया 2020 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं, नीति का एक मुख्य लक्ष्य 2030 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी को समान अवसर मिले, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण और जो माध्यमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करवाया जाए 2030 तक, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी बच्चे अपनी जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें लिख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा। अब व्यावसायिक शिक्षा देख ही लेते हैं इसको। NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से ही प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में मदद मिलेगी। यानी 2020 की जो NIP व्यावसायिक शिक्षा नीति आई थी उसके अंतर्गत कक्षा 6 से ही जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको देने की बात की गई थी, ताकि जो बच्चे हैं वो रोजगार के कौशल प्राप्त कर पाएं और उसके जो अवसर होते हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम हो पाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा को देख लेते हैं। नीति ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। इससे ऐसे बच्चों के लिए विशेष साधन और सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई। यानी इस नीति के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा होती है, यानी सभी के लिए समान शिक्षा जो होती है उस पर बल दिया गया और सभी छात्रों को समान साधन देने की बात की गई, ताकि जो समावेशी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। चलिए अब आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। EP 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। यानी 2020 की जो NIP थी इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। ठीक है, ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यानी जो 21वीं सदी में नई नई चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना किया जा सके और भारत को एक ज्ञान संस्कृति में बदलने में मदद मिल सके, और जो भारत है उसको ज्ञान संस्कृति में बदला जा सके और जो विश्व में भारत का स्थान है वो और ज़्यादा बढ़ जाए ज्ञान में, संस्कृति में, और भारत की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा ही जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे और यहाँ हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पूरे ही कंप्लीट हो जाते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ब्लॉगर अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप इस पूरे ही जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे ही नोट्स आप फ्री में देख पाएंगे, इनको पढ़ पाएंगे, सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।